दायित्व मुझे अरविंद जी ने सौंपा है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूँ बहुत ही हमारे सम्मानित हिंदी के प्राध्यापक आलोचक वीर भारत तलवार जी को आप प्लीज हिंदुस्तानी मीडिया में साहस और त्वरा के लिए खास तरह से जाने वाले करण थापर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जनसत्ता के संपादक और पिछले दिनों अपने यात्रा वृत्तांतों की वजह से चर्चा में रहे ओम थानवी जी से मैं गुजारिश करता हूँ। टीवी मीडिया और हिंदू मीडिया में एक तरह से अपनी धारदार उपस्थिति दर्ज करवाते रहने वाले रवीश कुमार जी से मैं करता हूँ। वो आए। और मैं पुस्तक के लेखक अरविंद दास जी से भी आग्रह करता हूं कि वो आए और साथ में सबसे पहले मैं कुछ औपचारिकताओं की इजाजत आपसे चाहूंगा। ये सम्मानित अतिथियों का एक औपचारिक सम्मान करने की परंपरा के तहत मैं शिप्रा को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और रवीश जी को सम्मानित करें फूलों के इस गुच्छे से। नंदिनी जी से आग्रह है कि वो ओम जी को सम्मानित करें। पल्लवी जी से आग्रह है कि वो करम थापर जी को पेश करें। स्वाति जी से कहूँगा कि वो वीर भारत तलवार जी को शुक्रिया साथियों। और मैं राजी से करूंगा कि अविनाश को अरे नहीं हो गया आप लेखक हैं। एक मालिक के लिए भी है, बोल दो। नहीं हो गया। अभी पिछले दिनों एक गोष्ठी में मैनेजर पांडे संचालक पर इसलिए बरस पड़े कि वो इतना ज्यादा वक्त ले रहे थे कि वक्ताओं में बहुत कम टाइम बचता था। तो मैं बिल्कुल अपनी बात कहने में वक्त जाया नहीं करूंगा और चाहूंगा कि अपनी इस पूरी रचना प्रक्रिया के बारे में मीडिया पर सोचने समझने का जो पूरा संघर्ष चला अरविंद दास जी का, वो संक्षेप में अपनी बात कहें कि इस किताब को उन्होंने कैसे तैयार किया, कैसे उन्होंने पॉइंट बनाया। शुक्रिया अविनाश। मित्रों, किताब के बारे में बात तो किताब में ही की गई है, तो मैं क्या बोलूँगा अभी, बस दो एक बातें हैं। पहली बात की किताब जो है, जो पिछले 20 सालों में जब से भारत में नई आर्थिक नीति आई, जिसे उदारीकरण कहा गया, लिबरलाइजेशन, उसके बाद जो चेंजेज आए हैं हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हमारी व्यवस्था में और सत्ता में, और वो परिवर्तन हमारी मीडिया में भी दिखा। वो किस रूप में दिखा और विशेष तौर पर भाषाई मीडिया में किस तौर पे दिखा, उसमें भी हिंदी मीडिया में किस तौर पे दिखा, उसे मैंने एक नवभारत टाइम्स को केस स्टडी बनाते हुए किया है। और दूसरी बात ये है कि ये मेरी पीएचडी थीसिस का रूप है। तो जब 2009 में मैंने इसे खत्म किया और 2013 में जब छप के आई, उस बीच जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कुछ
गलतियां थी इसमें, शायद कुछ गुंजाइश बचती है इसमें और सुधारने की। लेकिन मुझे लगा चूंकि ये थीसिस है मेरी, तो जिस भी रूप में है मैं आप लोगों के सामने आलोचना के लिए रख रहा हूँ। उन स्थापनाओं को मैंने नहीं छेड़ा है जो मैंने उस वक्त लिखा था, और आपकी टीका टिप्पणियों के लिए मैंने सामने रखा है इस चीज़ को। तीसरी बात यह है कि जब थीसिस लिखते हैं तो आप एक इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, तो इसमें जो भी अच्छा है उसमें जेएनयू, मेरे सुपरवाइजर तलवार जी, मेरे मित्रों, और जो मैं पत्रकारिता से जुड़ा रहा, सलमा जी सामने बैठी हैं, मैं कह रहा था अभी बीबीसी में उस वक्त मैं काम कर रहा था, करण बैठे हुए हैं, करण के साथ जो सीखना पढ़ना हुआ, और मेरे मित्र कई उपस्थित हैं जेएनयू के। अच्छाइयाँ जो भी उसमें कुछ दिखे आपको उनका है, और जो भी कमियां हैं, मैं सिर्फ ये ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस के चलते नहीं कह रहा, ये सच्चाई है, वो मेरी है और इसे मैं स्वीकार करता हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद अर्जुन जी। मुझे लगता है कि नवभारत टाइम्स एक ऐसा अखबार था जिसको आपने चुन करके इसलिए भी अच्छा किया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद नवभारत टाइम्स वो पहला अखबार था जिसने सबसे पहले न्यूज़ रूम के नियम बदलने शुरू किए। अंग्रेजी में भी अगर आप देखें तो उसने एडिटर के साथ मार्केट दिल्ली, मार्केट पटना करके जो है उसने डेजिग्नेशन देना शुरू किया था, क्योंकि अब बाजार के आप संपादक हैं, अब अखबार के सीधे सीधे अखबार की खबरों के उस तरह के संपादक नहीं हैं। तो जो दो बड़ी चिंता इनकी किताब में मुझे दिखाई पड़ी, वो पहली चिंता भाषा की, और दूसरी चिंता जो बहुसंख्यक जो जनता है हमारे हिंदुस्तान में, उसको नज़रअंदाज करने की। तो इन दोनों चिंताओं को लेकर के मुझे लगता है कि ओम जी ने भी अंडरलाइन किया है। आज सुबह हमारी बात हो रही थी, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि विस्तार से ओम थानवी जी अपनी बात जो है इस किताब के संदर्भ में और व्यापक मीडिया के संदर्भ में रखें। सबसे पहले तो मैं अरुण जी को बधाई देना चाहता हूँ। वो जनसत्ता के लेखकों में भी शुमार हैं, इसलिए खास तौर पे कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। और दूसरा डॉक्टर वीर भारत तलवार को, जिनके निर्देशन में इन्होंने दरअसल पीएचडी की थी, और पीएचडी का हाल दुर्भाग्य से हमारे देश में तो खासकर हिंदी में जैसा है उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, न कहें उतना कम है, क्योंकि जिस तरह से भर्ती का काम होता है वो होता है और भर्ती कर दिया जाता है। लेकिन इन्होंने शोध किया वीर भारत तलवार जैसे विद्वान के देख रेख में, और बहुत सारे विद्वान, सब विद्वानों की देख रेख में शोध होते हैं, लेकिन कितना लोग ध्यान दे पाते हैं अपने शोधार्थियों की तरफ, वो शोधार्थी कितने काबिल होते हैं, ये तो उनके ऊपर ही निर्भर करता है। पर ये काम शोध के तहत हुआ, ऐसा इसकी भूमिका से पता चला, और तब एक बार थोड़ा माथा ठनकता है कि शोध का काम है तो पता नहीं कैसा होगा। लेकिन किताब पढ़ने के बाद मैंने पाया कि ये सचमुच अच्छा और महत्वपूर्ण काम है। चाहे एक अखबार की स्टडी है, एक अखबार का अध्ययन है, और वो नवभारत टाइम्स का है। मुझे खुशी हुई कि जनसत्ता का नहीं है। ये तो जो है हमारी पोल खुल जाती। इतनी बारीकी से इन्होंने एक एक पन्ना, एक एक पूरा हर्फ, एक एक कॉलम नापा है और उसकी सूची बना बना के, तो मैंने कहा कि इस तरह से हम लोग फंसने से बच गए। पर नवभारत टाइम्स का इन्होंने शायद इसलिए लिया, इन्होंने भूमिका में लिखा है कि पुस्तकालय में बहुत आराम से वो अखबार उपलब्ध था, और मैं सोचता हूँ कि वो एक तरह से इसलिए भी ठीक हुआ कि एक अखबार किस तरीके से परिवर्तन सब में होते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ हिंदी पत्रकारिता में हाल बहुत बद से बदतर हुए, उसमें कई चीज़ें इनको उसमें पकड़ में आई उस अध्ययन के दौरान। और मेरे ख्याल में शोध जो है वो तो एक अपनी जगह होगा। इन्होंने बाद में जब किताब का जब रूप दिया है तो इसमें चीज़ों को इन्होंने काफ़ी कुछ मांझ भी दिया है, कई चीज़ों का इन्होंने परिष्कार किया है। भूमिका और बाद में जो उपसंहार है उससे आपको पता चलता है कि इन्होंने उस एक अखबार के अध्ययन के बहाने पूरे हिंदी पत्रकारिता का जो कलेवर है, जो नक्शा है, उसको भी नापने की कोशिश की है, और काफ़ी दूर दूर तक वो चीज़ चली गई है। और उस बहाने आप जनसत्ता का भी आकलन कर सकते हैं, आप वहाँ पंजाब केसरी का भी आकलन कर सकते हैं। नाम तो सारे अखबारों के आते ही हैं, कोई न कोई जिक्र में कई संपादकों से भी इन्होंने चर्चा की है, तो कलेवर काफ़ी व्यापक है। पर मुझको जो चीज़ महत्वपूर्ण लगी वो ये है कि शोध में अगर एक दृष्टि हो, एक विजन हो, तो वो काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। आप एक समझ लेकर के चलते हैं, और उस समझ
में एक निरंतरता, एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, तो आप एक कोई बिंदु, एक कोई विचार, एक कोई पॉइंट वहां पे खड़ा कर सकते हैं जो ये कर पाए। भूमंडलीकरण इनके पीछे रहा, शोध के पीछे एक बड़ा अध्ययन का केंद्र, और उसकी वजह से कहाँ कहाँ पे उसकी छाया जो है वो कहाँ भाषा पे पड़ती है, कहाँ विज्ञापनों की वजह से वो संपादकों के पतन के ऊपर पड़ती है, किस तरीके से अर्थतंत्र, धर्म, एक एक जो खाना होता है, एक एक जो सेगमेंट है अखबार का, इन्होंने उसको नापा है इस परिप्रेक्ष्य में कि भूमंडलीकरण का असर जो है किस तरीके से, क्या गुल जो है अखबार में खिला गया है। तो ये जो एक मेरे ख्याल में समाजशास्त्रीय अध्ययन उन्होंने अखबार का इस अर्थ में किया, और एक एक अंक को इन्होंने उसका हिसाब लगा के बताया कि देखिए लगातार इतने दिन तक कोई खबर पहले पेज पे सुर्खी नहीं बनती है, न अर्थव्यवस्था के बारे में, न साहित्य के बारे में, दलितों के बारे में, किसी भी तरह के उत्पीड़न के बारे में। तो क्या चीज बनती है, उस चीज को देखने से हमें सचमुच अपनी तरफ हमको झांकने का मौका ये किताब फिर से दिलाती है कि हम लोग कितने पानी में थे और कितने पानी में और उतर गए हैं। कुछ चीजों को लेकर के इन्होंने खास तौर पे ध्यान दिलाया है, और मुझको अच्छा लगा कि उसकी चर्चा आजकल कोई नहीं करता या कम लोग करते हैं। जैसे भाषा, जो भाषा का पतन हुआ है, जो हिंदी अखबारों में लिखी जाती थी उसको लेकर के अब वो हिंदी कितनी हिंदी है, और अब दुर्भाग्य से ऐसे लोग भी आ गए हैं हमारी दुनिया में जो कहते हैं कि हिंदी जो है, आप हिंदी को इतना वैसी हिंदी बनाए रखना चाहते हैं, उस तरह की हिंदी बनाए रखना चाहते हैं, तो ये तो हिंदी खत्म हो जाएगी, वो तो संस्कृत खत्म हो गई, हिंदी भी खत्म हो जाएगी। अपनी अज्ञानता, अपनी नासमझी, अपनी लापरवाही, और उसको आप ढकने के लिए ये कहते हैं कि अगर आप हमको इसके बारे में, एक अहंकार है, सीखने के लिए आपको अहम का विलय करना पड़ता है। गलती कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर खमियाजा शब्द सही है और सारी पत्रकारिता में खामियाजा लिखा जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मान ले कि हमने मान लिया, लेकिन ऐसे लोग ज्यादातर आपको मिलेंगे, मुझे मिलते हैं, जब बताया जाता है कि सही है तो कहते अच्छा, वो अगले दिन से सोचते हैं कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसे लोग भी मिलते हैं कि नहीं, हम क्यों करें, सारे लोग खामियाजा बोल रहे हैं। तो इस तरीके से कितने ही शब्द, ये अंग्रेजी में बात नहीं है। मैं इसलिए बात कहता हूं कि हिंदी जो है अगर वो भ्रष्ट होती है, खराब हिंदी लिखी जाती है, तब आप कहते हैं कि खराब हिंदी लिखी जा रही है, इसलिए चूंकि ज्यादातर समाज ऐसी हिंदी बोलता है तो अब ये हिंदी का मान्य रूप होना चाहिए। ये कोई नियम नहीं है। आप व्याकरण हमेशा बाद में बनता है, भाषा पहले बनती है, हम जानते हैं, लेकिन व्याकरण अगर बना है, कोई मानक कोश बना है, तो वो एक ऐसा नियंता है, एक ऐसी निर्णायक शक्ति है जो हमको कहीं ना कहीं हमारे विवेक को ढालती है, वो हमारे लिए एक प्रमाण है। आप कभी भी गफलत में हो तो आप कहाँ जाएंगे, आप कोश देखेंगे, आप डिक्शनरी देखेंगे, लेकिन लोग ऐसे मिलेंगे कि नहीं, कोश तो 50 साल से नहीं बदला है। तो कोश तो मेरे पास जो कोश है, जो मेरे घर में देखता हूँ, मेरे दादाजी ने खरीदा था, और जो हिंदी का अंग्रेजी हिंदी कोश है कामिल बुल्के का, वो मैंने अपनी पत्नी को शादी के वक्त 35 साल पहले भेंट किया था, मैं अभी भी देखता हूँ। तो शब्दों की वर्तनियां नहीं बदलती हैं, कभी कभार कुछ वर्तनियां बदलती भी हैं, लेकिन मोटे तौर पे शब्दों की वर्तनियां जो हैं वो नहीं बदलती हैं। मानक रूप जो है वो मोटे तौर पे कायम रहते हैं, इसलिए हम उनके पास में जाते हैं, लेकिन उनको बदलना चाहिए, उनका परिमार्जन होना चाहिए। लेकिन ये तर्क देना कि चूंकि कोश 50 साल से बदला नहीं है, इसलिए जो हिंदी लिखी जा रही है, तो उसकी वजह से हिंदी के कई शब्द, करीब 500 शब्दों की सूची तो मैं बना चुका हूं, जिसमें लोग शलाका को श्लाका लिख रहे हैं, कृपया को कृपया लिख रहे हैं, अभयारण्य को अभयारण्य लिख रहे हैं, ऐसे कोई 500 शब्द हैं। और उन शब्दों के ऊपर जब आप बात करें तो कई लोग तो मानते हैं, कई लोग उसको बल्कि जानना भी चाहते हैं। जब भी जिक्र करूं तो मुझे लोग मिलते हैं, अरे वो सूची हमको आप एक दे दीजिए, यानी उनकी इच्छा है कि सुधारें, लेकिन कई लोग ऐसे मिलते हैं, और वो दुर्भाग्य की बात है। और इन्होंने किताब में उसका इशारा किया है कि एक संपादक इनको कहते हैं कि ये तो इस तरह का चलन है, एक संपादक इनको कहते हैं कि संपादकीय पन्ने के ऊपर हम जो चीजें छापते हैं उनमें अब हम धर्म की चीजें छापते हैं, मनोरंजन की चीजें छापते हैं, क्योंकि संपादकीय पन्ने को पढ़ने वाले लोगों की रुचि बहुत घट गई है। ये खुद एक संपादक कह रहा है। एक संपादक इनको कहता है जब ये बात करना चाहते हैं तो वो संपादक कहता है कि नहीं, मुझसे नहीं बात कीजिए, मैं आपको ब्रांड मैनेजर का नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। नाम लेके उन्होंने लिखा है। और इस तरीके से अगर संपादकों की स्थिति संपादकीय पन्ने को लेकर के, भाषा को लेकर के, अब पूरे अखबार के कलेवर को